नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। अ, अभी ये जनरेशन जेड को बहुत सही एक नाम दिया है कंगना रनावत ने, जनरेशन गटर। ये क्या गटर नहीं है जो कीड़े की तरह बिहेव करते हैं? ना माँ बाप है उनके, ना दोस्त है, उदय ना दोबारा कैरेक्टर उदय है। उदय 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 दोबारा स्टार्ट करो कि लगता है कि तुम्हारी आवाज थोड़ी सी बाहर, मतलब यहाँ तो इस पे नहीं आई, कुछ प्रॉब्लम होगी तो दोबारा से स्टार्ट कर दो, मैं कर देता हूँ। अच्छा, चलो चलो, ओके, दोबारा। ओके दोस्तों, नमस्ते एंड जय हिंद। जनरेशन जेड, जनरेशन जी, पता नहीं जिस नाम से भी बोले, एक अच्छा नाम दिया है कंगना रनावत ने। वो नाम दिया है जनरेशन गटर। गटर के कीड़ों की तरह ये बिहेव कर रहे हैं आज के बच्चे। ना माँ बाप की परवाह करते हैं, ना कॉलेज की पढ़ा कर, ना स्कूल टीचर की परवाह कर रहे हैं, ना ही यूनिफॉर्म में पुलिस वाला जो आगे खड़ा है उसकी कोई परवाह है। इट्स अ बिग क्राइम टू अटैक अ गवर्नमेंट सर्वेंट इन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म भी नहीं पहनी, अगर डॉक्टर है, इंजीनियर है, तो बहुत बड़ा क्राइम है जाके। तो आपने तो कर दिया, आपने 128 पुलिस वालों को इंजर्ड कर दिया। अब उनके परिवार वाले आवाज कर रहे हैं। तो यही सवाल राहुल गांधी को जब किया गया आज, तो राहुल गांधी को कहा कि बताइए, वो उसके फैमिली वाले बड़े डिस्टर्ब्ड हैं एंड दे वांट टू मूव द कोर्ट। तो कहता है, आप पुलिस वालों की बात कर रहे हैं? आप बीजेपी के आदमी हैं। सीधा, आप बीजेपी के हैं? मतलब कोई देश की बात करे, कोई कानून की बात करे, कोई कॉन्स्टिट्यूशन की बात करे तो बीजेपी का आदमी हो जाता है। और वैसे ही उनका एक इमरान मसूद, उसको सेम जर्नलिस्ट ने जाके उससे पूछा कि ये कैसे ये अपना राहुल गांधी ऐसा बात कर सकता है कि भैया हम तो बोल रहे हैं कि देखो, जिस तरह से आपके परिवार हैं, जिस तरह से आपके रिलेटिव्स हैं, तो उस तरह से पुलिस वालों के भी बच्चे हैं। जब उन्होंने अपने माँ बाप को देखा, उन्होंने अपने बाप को देखा घर में आते हुए, स्टिचेस लगे हुए हैं, खून से भरा हुआ है, तो क्या वो डिस्टर्ब नहीं होंगे? आपने किस हैवानियत के तरीके से उनके ऊपर अटैक किया। तो वो इमरान मसूद, कांग्रेस का एमपी है। इतनी गंदी शक्ल है उसकी, जितनी गंदी शक्ल है उससे ज्यादा गंदे ख्याल है उस आदमी के। वो कहता है, वो कहता है जी पुलिस वालों को तो पैसे मिलते हैं, उनको पगार है, उनको पगार मिलती है मार खाने, उनको पगार मार खाने के लिए नहीं मिलती। उदय, मैं तो इमरान आपको थोड़ा सा मसूद, रोकूंगा यहाँ पे। मैं आपको इमरान मसूद के बारे में बता दूं। इमरान मसूद सहारनपुर से एमपी है। इसका चाचा रशीद मसूद वो लोकदल में था और उस टाइम पे एजुकेशन मिनिस्टर था। बाद में करप्शन के चार्ज में उसको जेल भेज दिया था। और ये वो आदमी है जिसने कई बार स्टेटमेंट दी थी पहले कि तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। पीएम मोदी के बारे में ऐसी बात की थी। आज वो कांग्रेस का एमपी है। हाँ, आप आगे चलिए। सर देखो, न्यूटन का लॉ है, और एवरी एक्शन देयर इज इक्वल रिएक्शन। आप, ऐसा हो नहीं सकता कि रिएक्शन ना हो। ऐसा हो नहीं सकता कि ये जो जिन्होंने गालियां दी, जिन्होंने पुलिस पे हाथ उठाया, जिन्होंने वॉयलेंस की, देखो उनके घर में तो घुसने वाले हैं लोग अभी हिंदुस्तानी, क्योंकि लोग आज इमोशनली इन्वॉल्व हैं विद मोदी जी, हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे दूसरे लीडर्स, और हमारे देश के साथ हम लोग इमोशनली इन्वॉल्व हैं। सर वो तो इसका इसका जवाब मांगेंगे। और ठीक है, अगर कोर्ट ने भी बोल दिया कि भाई 18 साल से नीचे के वाले को हम माफ, कोई कोई एक्शन नहीं लेना, लेकिन 18 साल के ऊपर वाले, अब ये आप ये देखो, वो लड़का जो राय है करके, थोड़ा वो गोरा चिटा, तो वो बोलता है हम कोर्ट की बात नहीं मानेंगे। मतलब इनकी इतनी भी अक्ल नहीं है कि आप डिफाई करोगे। सर यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात बोलूंगा। मेरा एक फिल्म मेकर दोस्त है जो भी बांग्लादेश गए थे किसी शूटिंग के चक्कर में, और वहां जाके उनको मिले एक मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन के लोग, और उन्होंने कहा जी हाँ, हम लोग इन्वॉल्व थे आपके ये दिल्ली में जो प्रदर्शन हुए, हाँ हम लोग थे, हमने ने भी पैसा डाला वहां पर। तो ये इमरान मसूद जैसे कॉकरोच, सर इन लोगों की पैदाइश है, इन लोगों की सपोर्ट की वजह से आज खड़े होके इतने कॉन्फिडेंटली बात कर रहे हैं आके। तो करने दीजिए सर। वही तो मैंने कहा ना, न्यूटन का थर्ड लॉ तो अप्लाई होगा। और अब चुन चुन के ये जो हमारे गटर के जो कॉकरोच निकल आए थे, इनको जूतों से मार पड़ेगी। और ये उनको ऐसा सबक मिलेगा कि बाकी कॉकरोच बाहर निकलना और तंग करना वो भूल जाएंगे। आप बताइए सर। उधर साथ में आपको बता दूं कि 13 जो लोग थे जिनको नीट के पेपर के वीक के अंदर चार्ज किया गया था, उनके खिलाफ सीबीआई ने चार्जशीट फाइल कर दिया है। और पहले जो 47 लोग थे जो टोटल इन्वॉल्व थे,
नीट के एग्जाम के अंदर, उनको डिसमिस कर दिया था, उनके खिलाफ भी एफआईआर फाइल कर दी गई थी। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मिला है कि आप 18 साल के बच्चों के खिलाफ केस फाइल नहीं करेंगे, लेकिन साथ में जितने भी लोगों के खिलाफ केस फाइल है, पुराने केस चल रहे हैं, उनके खिलाफ दोबारा सेक्शन लिया जाएगा। जिन लोगों ने गाड़ियां तोड़ी है, देखिए इसके अंदर 200 पुलिस के पर्सनल इंजर्ड हुए थे और 65 प्रोटेस्टर इंजर्ड हुए थे। आप समझ सकते हैं कि ज्यादा कौन पिटे, ज्यादा पिटे पुलिस वाले, क्योंकि पुलिस वाले के पास हथियार नहीं थे, इनके पास हथियार थे, तलवारें थी और ये पत्थर लेकर के पुलिस वाले पे अटैक कर रहे थे। एक पुलिस वाले हेड कांस्टेबल की डेथ हो गई, लेडी की डेथ हो गई, क्योंकि उसको इंजर्ड हो गई थी प्रोटेस्ट के टाइम में जब प्रोटेक्शन कर रही थी। लेकिन साथ साथ क्या है कि 15 व्हीकल डैमेज की गई, इसके पैसे कौन देगा? तो इस टाइम पे पुलिस ने यहाँ पे पूरा एक्शन लेना शुरू कर दिया इन लोगों के खिलाफ जिन्होंने वायलेशन की है। आपने केस तो उठा बिठाव कर लिए सुप्रीम कोर्ट कहने पे, लेकिन साथ में एक और यहाँ पे कंडीशन रखी गई है कि जो लोग केस फाइल करना चाहते हैं किसी के खिलाफ इंडिविजुअली, तो केस फाइल कर सकते हैं। यानी कि आप इंडिविजुअल बेसिस पे केस फाइल कर सकते हैं और ये केस फाइल लोग कर रहे हैं। इस टाइम पे कहा जा रहा है 100 से ज्यादा लोगों ने केस फाइल किया। जो आप बांग्लादेश की बात कर रहे हैं, बांग्लादेश के अंदर जमात इस्लामी है जो इंडिया के अंदर बैंड है, जो एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है। उन्होंने कहा कि हम नीट के एग्जाम के अंदर यहाँ पे जो वायलेंस थी वहां इन्वॉल्व थे। आपको एक और बात बता दूं यहाँ पे कि बांग्लादेश का जो जमात इस्लामी है, शेख हसीना के टाइम में उसके जितने भी लोग थे उनको जेल में डाला हुआ था। आज ये बाहर आकर के इंडिया को चैलेंज कर रहे हैं और इंडिया इसका जवाब मांगेगा बांग्लादेश से। इनका पूरा का पूरा इंतजाम भी किया जाएगा। साथ में यहाँ पे जितने भी बहुत से मुस्लिम आए थे, शाहीन बाग से मुस्लिम आए थे, बहुत सी जगह से मुस्लिम आए थे, जितने भी मुस्लिम आए उनसे कहा कि आप दाढ़ी मत रखना, दाढ़ी अपनी काट के आना और टोपी मत पहनना। तो यहाँ पे जितनी लोगों ने वायलेंस की है वो सारे क्रिमिनल थे। ज्यादा लोग जिन्होंने वायलेंस की है, एक्चुअली क्या था कि हर एक आदमी को टास्क दिया गया था कि आप लेबर लेके आइए। 2-2 हजार रुपए दिए थे एक लेबर को लाने के लिए, जो लेबर यहाँ पे आई थी। साथ में उसको, क्योंकि इनको जब काम करते हैं तो 500 के करीब मिला करते हैं, लेकिन लेबर जो कंस्ट्रक्शन के काम में इन्वॉल्व थी इनको स्पेशली लाया गया था और इन्होंने सारी वायलेंस की। जो आदमी इनको कंट्रोल कर रहा था, यानी कि 15 से 20 लेबर को एक आदमी कंट्रोल कर रहा था, जिसको 4000 रुपए दिए गए थे, फॉरेन से आए थे पैसे, यानी कि फॉरेन की फंडिंग थी। जमात इस्लामी के साथ के यहाँ पे 300 हैंडलर थे जो बांग्लादेश के अंदर प्रोटेस्ट को एनकरेज कर रहे थे और 400 हैंडलर इसको एनकरेज कर रहे थे पाकिस्तान की तरफ से। यानी कि एक तरफ से पाकिस्तान, एक तरफ से बांग्लादेश, ये पूरे प्रोटेस्ट को मॉनिटर कर रहे थे, साथ में इसको सपोर्ट कर रहे थे, जिनको बंद कर दिया गया। और यही सपोर्टर, ये लोग, वो उस टाइम पे जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तब भी यही काम कर रहे थे। लेकिन इस टाइम पे दिल्ली पुलिस ने यहाँ पे एक्शन लेना शुरू कर दिया। इनके खिलाफ तो केस विड्रॉ कर लिए, लेकिन जो क्रिमिनल्स है उनको छोड़ा नहीं जाएगा। और जो क्रिमिनल को आइडेंटिफाई किया गया, स्पेशली जब पुलिस की टीम यहाँ जा रही थी तो जो गाड़ियां जिसको डैमेज किया गया उस पर फिंगरप्रिंट ले रही थी। अगर किसी क्रिमिनल का फिंगरप्रिंट यहाँ पे मिला तो उससे पैसे रिकवर किए जाएंगे। आज गवर्नमेंट ने पूरा डिसीजन लिया है कि जो भी यहाँ पे इन्वॉल्व होगा वायलेंस के अंदर उसको छोड़ा नहीं जाएगा। कोर्ट के कहने पे हमने ऑर्डर विड्रॉ कर लिया, कोई बात नहीं, कोर्ट की बात तो माननी पड़ती है। लेकिन साथ में जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड है उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गवर्नमेंट उनके खिलाफ एक्शन ले सकती है और गवर्नमेंट उनके खिलाफ एक्शन ले रही है। यहाँ पे 2800 से ज्यादा लोग, उन्होंने जो क्रिमिनल थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। जो वायलेंस हुई थी जंतर मंतर पे, उनके ऊपर भी पूरा एक्शन लेने की तैयारी की जा रही है, यानी कि एडिशनल एक्शन लिया जा रहा है। साथ में फेशियल रिकॉग्निशन जो यूज की थी दिल्ली पुलिस ने, उनके थ्रू भी वो और ज्यादा लोगों के ऊपर एक्शन लेने की तैयारी कर रहे हैं। और जैसे मैंने कहा, दिल्ली पुलिस ने 13 एफआईआर फाइल की थी। जिन लोगों ने यहाँ पे आंदोलन किया था उनमें से ज्यादातर जो एफआईआर वो तो रिमूव कर दी, लेकिन साथ में नई एफआईआर फाइल की जाएंगी जिन लोग की इन्वॉल्वमेंट थी वायलेंस के अंदर। और साथ में ये जो कुछ यहाँ पे लोगों के बड़े स्टेटमेंट आ रही थी, और एक यहाँ पे कहा कि 0 एफआईआर फाइल की जा सकती है, यानी कि आप जिस एरिया में रहते हैं उस जगह में आपके खिलाफ एफआईआर फाइल की जा सकती है, यानी कि जंतर मंतर में नहीं, जिस एरिया को आप बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे एक मयूरी मल्होत्रा नाम की एक लड़की थी जिसने मोदी को गालियां दी थी। मतलब आप देखिए, इस टाइप की गालियां मोदी को देना, इस टाइप की बात करना कैमरे के ऊपर, इनका एक पर्पस है कि इनका इंस्टाग्राम का चैनल को प्रमोट किया जाए। और उसने माना कि उसकी उम्र 26 साल की है और बीकॉम पढ़ रही है। देखिए 26 साल की लड़की अभी बीकॉम पढ़ रही है और ये एक रहती है एक यहाँ पे दिल्ली के अंदर रहती है किसी जगह के अंदर। तो जिस जगह रहती थी उनका भी आप यहाँ से, हाँ, ये नोएडा को बिलोंग करती है, लेकिन ये दिल्ली के अंदर रह रही थी पीजी के अंदर। और पीजी वालों ने कहा अपना यहाँ से खाली कर दो। जितने भी लड़कियां यहाँ पे इन्वॉल्व थी जो गंदी गंदी गालियां दे रही थी, उनका पर्पस था कि उनके जो इंस्टाग्राम का चैनल है उसको प्रमोशन मिले। और इस लड़की के जो इंस्टाग्राम पे फॉलोअर थे 31,000 थे और वो इस टाइम पे बढ़ के हो गए 41,000। यानी कि इसको इसलिए सपोर्ट किया जा रहा है कि लोग गालियां सुनना चाहते हैं,
जो यहाँ पे ठरकी टाइप के लोग हैं उनको गालियां सुनने की बड़ी आदत है कि लड़कियां गाली तो बड़ा एंजॉय करती हैं। और इसी तरीके से कुछ और लड़कियां ऐसी हैं जो यहाँ पे उल्टी सीधी बातें कर रही थी, जैसे एक रुचिका सिंह, वो नोएडा की है, उसके उसके वो किराए पे रहती थी। जिस घर में वो किराए पे रहती थी उसके मकान मालिक ने उसको कहा उसके फैमिली को कि आप यहाँ से निकल जाओ। तो यहाँ पे लोग अपने आप भी एक्शन ले रहे हैं क्योंकि पुलिस हर एक से पूछताछ कर रही है। कोई मध्य प्रदेश में रहती थी, उसके घर भी पुलिस पहुंच गई कि आपकी लड़की कहाँ है। तो जैसे मैंने मयूर सिंह मल्होत्रा की बात की, उसने कहा कि मैं तो नहीं थी नीट के अंदर, लेकिन मेरा भाई अपीयर हुआ था। और जब उसको चेक किया गया तो उसके भाई की जो मार्कशीट चेक की गई, उसको 180 नंबर मिले थे नीट के जो दोबारा से एग्जाम हुआ। यानी कि जिन लोगों के यहाँ पे फेलियर है उनको यहाँ पे गुस्सा ये है कि उनको पास क्यों नहीं किया गया। तो ये जो प्रोटेस्ट है एक हिसाब से एक तरीके से इंजीनियर किया गया था बाहर से, नॉर्मली नेचुरली इसके अंदर यूएस का हाथ है, यूएस की डीप स्टेट का हाथ है, साथ में इसके पीछे हाथ है अरविंद केजरीवाल का। ये सारी बातें इस टाइम पे क्लियर हो चुकी है। और केजरीवाल जब यहाँ पे एजिटेशन हुई, जब यहाँ पे गुंडागर्दी शुरू हुई या पत्थर फेंके गए, तो केजरीवाल चुपचाप चला गया पंजाब के अंदर, कहा मुझे वहां पे काम है। तो केजरीवाल के खिलाफ भी एक्शन लेने की बात की जा रही है कि केजरीवाल के पुराने केस खोलने की बात की जा रही है कि केजरीवाल को दोबारा जेल में डाला जाए। क्योंकि देखिए केजरीवाल चाहते हैं कि इंडिया के अंदर स्टेबिलिटी रहे, यहाँ पे गुंडागर्दी चलती रहे, यहाँ पे गवर्नमेंट को रिमूव किया जाए ताकि देश कमजोर हो। तो केजरीवाल की से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पंजाब का आपने यहाँ तो कह दिया कि धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन कर दो, लेकिन जब आपको जेल में डाला गया, आप 6 महीने जेल में रहे, तब जेल से आप सीएम का वो रोल निभाते रहे, यानी कि वहां से आप रूल करते रहे। तो अपने आप तो आपने रिजाइन किया नहीं। फिर इस टाइम पे पंजाब के जो एजुकेशन मिनिस्टर है बेंस, उनके खिलाफ भी चार्ज लग रहे हैं कि वहां पे 4 पेपर लीक हुए हैं। और ये डिमांड की जा रही है इस टाइम पे बीजेपी के वर्कर्स के द्वारा कि आप उनको पावर से हटाओ, उनको निकालो। वहां पे कोई बात नहीं हो रही, बात धर्मेंद्र प्रधान की हो रही है, लेकिन पंजाब के अंदर 4 पेपर्स लीक हुए, वहां पे कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। लेकिन जितने भी लोग इसके अंदर इन्वॉल्व थे जो सोच रहे हैं कि बच जाएंगे, हमारे इंस्टाग्राम का चैनल प्रमोट होगा, वो तो होगा, लेकिन इनकी जो लड़कियां थी, छोटी छोटी लड़कियां थी जो गालियां दे रही थी, माँ बहन की ओपनली गालियां दे रही थी, क्या आप सोच सकते हैं इनकी कभी शादी होगी? शादी होगी तो क्या इनकी गवर्नमेंट देश चलेगा, इनका परिवार चलेगा? इनको परिवार की चिंता नहीं है, इनको इंस्टाग्राम की चिंता है, इनको पॉपुलैरिटी की चिंता है। क्योंकि आप देखिए बहुत सी लड़कियां तो ऐसी थी जिनकी शक्ल नहीं आप देख सकते, ये यहाँ पे गालियां दे रही थी। और फिर कोई एक लड़की ने पोस्टर लगा रहा था फक मी। मतलब आप देखिए कमाल हो गया आपका। आप इंडिया में रहते हो, आप किसी फैमिली को बिलोंग करते हो, आपकी फैमिली आपको देखती नहीं क्या? फैमिली को पता नहीं कि आप क्या बातें लिख रहे हो, क्या बात कर रहे हो? क्योंकि इनको किसी का डर नहीं है, ये घर से बेघर हो चुके हैं। इनकी फैमिली के सामने, इनकी फैमिली की इनके सामने चलती नहीं है। सूद साहब, इसीलिए इसको कंगना ने बहुत सही नाम दिया है, गटर जनरेशन। मैं आपको एक बताऊं, दिल्ली का मुझे मेरा आया कान में कि वहां पर ऐसी पार्टीज होती हैं, मैं नाम नहीं ले रहा, चैनल है, पब्लिक चैनल है, एफ वाली पार्टी होती है, जहां पर 10-15 लड़कियां होती हैं, 10-15 लड़के होते हैं, कोई एक दूसरे को नहीं जानता, और एक एक लड़की एक एक कमरे में बैठ जाती है, और फिर ये लड़के अंदर घुस के फिर वो जो रंगेलिया बनाते हैं, उनको ये भी नहीं पता वो लड़की का नाम क्या है। माने इस तरह की बेशर्मों वाली हरकतें आजकल हो रही हैं, मतलब जिसकी जो हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते, हमारी जनरेशन तो सोच ही नहीं सकती। सर अभी इसके बाद मैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट इश्यू बताऊंगा आपको। राहुल गांधी को अगर कल आपने पार्लियामेंट में देखा, वो झूठ का एक फव्वारा है, वो एक के बाद एक झूठ बोलता है। वो जी वो पैलेट गन चलाए, वो फायरिंग कोई हुई नहीं है। पुलिस ने कितनी बार स्टेटमेंट दी कि वी हैव नॉट डन एनी फायरिंग, क्योंकि हमें इंस्ट्रक्शन ऊपर से आए थे कि भैया कोई फायरिंग नहीं करनी। और पैलेट गन, अभी आपकी भीड़ में तो लोग बंदूक भी लेके, तलवार भी लेके चल रहे थे, हो सकता है किसी ने अपने बंदूक से पैलेट गन चलाए हो और उसके अंदर आपस में थोड़े लग गए चोट जाके, वो कोई मास इंजरीज तो आई नहीं। तो ये सर ये झूठ ज्यादा चलने नहीं वाला। जैसे मैं हर बार ही बोलता हूँ, सत्यमेव जयते, आज नहीं तो कल ये सत्य की जीत होगी। और ये जो गंदगी जो निकली है, बहुत इंपॉर्टेंट है साहब कि इस गंदगी को किया जाए। और ये जो गटर जनरेशन है, जो सही नाम दिया है कंगना ने, बिल्कुल इनको साफ करना पड़ेगा, नहीं तो देश में प्रॉब्लम हो जाएगी हमारी आगे की हालांकि ये बहुत उदय एक चीज देखो, आपकी कंगना ने जो कुछ मर्जी कहा, लेकिन आप देखो यहाँ पे क्या यूथ थे, कितने यूथ थे। जिस लड़की की बात कर रहे हैं, जैसे मल्होत्रा की बात कर रहे हैं, उसकी उम्र है 26 साल, आप बीकॉम नहीं पास कर रहे। और एक्चुअली ये लोग रहते हैं पीजी के अंदर इनके पास घर वाले कहते हैं हमारे पास तो पैसे नहीं है, इसको पैसे देने के, पैसे कहां से लेते हैं? पीजी के पेमेंट कौन देता है? 8 से 10 हजार पीजी की सैलरी वो होती है जो आपको वहां देना पड़ता है, वो पैसे कहां से आते हैं? क्योंकि इनके पार्ट टाइम जॉब चलते हैं।
मैं बड़े क्लियरली कह रहा हूँ, उनके पार्ट टाइम जॉब चलते हैं पीजी के अंदर है, क्योंकि ये लोग आते हैं और रिच ये लोग आते हैं अरे रिच नहीं होते, बेसिकली इनके दूसरे चक्कर है बॉयफ्रेंड। बेसिकली आप पैसे देके आप जिसको मर्जी बना लो। ये लोग ज्यादातर दिल्ली के बाहर की लड़कियां हैं जो ऐसी ऐसी बातें कर रही है, दिल्ली के बाहर की लड़कियां। दिल्ली के लोगों को पता है कि उनकी फैमिली यहाँ पे, उनको एक सिस्टम के अंदर रहना पड़ता है। तो कोई झुग्गी झोपड़ी वाले की तो बात नहीं कर रहा मैं, वो तो उनको तो जो मर्जी कहो। लेकिन ये लोग ज्यादातर दिल्ली के बाहर के, कोई नोएडा से है, कोई आपके यूपी से है, कोई आपके मध्य प्रदेश से है, और यहाँ पे उनकी फैमिली को तो पता नहीं यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे आकर रंगदरिया कर रहे हैं, यानी कि रॉटिंग कर रहे हैं। और इसके बाद जब पुलिस का केस फाइल हो गया तो रोते दिखे बहुत से लोग। आपने फेसबुक पे देखा होगा, सोशल मीडिया पे देखा होगा कि बहुत सी लड़कियां जो पहले यहाँ पे शोर मचा रही थी, गालियां दे रही थी पीएम मोदी को, देश को गालियां दे रही थी, या भगवान राम को गालियां दे रही थी, या ब्राह्मणों को गालियां दे रही थी, बार में रोती नजर आई। जब उनके घर में लोग पहुंच गए, उनके पड़ोसी पहुंच गए उनके घर के अंदर, स्पेशली बजरंग दल के लोग पहुंच गए, फिर पुलिस पहुंच गई कि आपने गालियां कैसे दी, पब्लिक स्पेस के अंदर आपने यहाँ पे खराब कैसे किया माहौल। तो आज ये लोग पछता रहे हैं, रो रहे हैं कि हम दोबारा से काम नहीं करेंगे। आप रील बनाने के चक्कर में कुछ भी कर लेते हैं। आपने देखा कि बहुत से लोग सड़क पे रील बनाने लग जाते हैं, मोटरसाइकिल दाएं बाएं चलाने लग जाते हैं। जब उनका एक्सीडेंट होता है तो फिर उनको समझ नहीं आता कि क्या करें। तो ये रील बनाने का जो प्रोसीजर है, इसके अंदर बहुत सी लड़कियों ने अपने आप को फेमस करने के लिए रील तो बना ली, आपके फॉलोअर बन गए। लेकिन कैसे फॉलोअर आपके? क्या आपकी फैमिली को सपोर्ट करेगा कोई, या आपकी फैमिली के साथ कोई जाएगा कि ऐसी लड़की हमें दे दो, हम अपने घर में इसको बिठाना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं। ये लड़कियां वो हैं जिनको पता है कि इनकी फैमिली कभी होगी नहीं, क्योंकि इनकी हरकतें इस टाइप की हैं। और आज जिन लोगों ने प्रोटेस्ट किया है, ये यूथ नहीं थे। जिनको इशू है यूथ का, उनकी बात अलग है। नीट का एग्जाम का कोई इशू नहीं था इशू दूसरे थे। ये यानी कि यहाँ पे गुंडे आ गए थे, स्पेशली मुसलमान के, जैसे जमात इस्लामी के आ गए थे, जो बांग्लादेश सपोर्ट करता है। इंडिया के अंदर जमात इस्लामी को बैन किया हुआ है, इवन बांग्लादेश ने इस पे बैन किया। और जमात इस्लामी को जो सपोर्ट मिलती है पाकिस्तान से, और पाकिस्तान के अंदर जमात इस्लामी है, उसका एक यूनिट बांग्लादेश के अंदर है, और उसी का यूनिट इंडिया के अंदर था। ये वो लोग हैं जो शाहीन बाग से आए थे, मुस्लिम थे ज्यादातर, जिनके क्रिमिनल रिकॉर्ड है, और यहाँ पे आकर राइटिंग करनी शुरू कर दी। आपने देखा कैसे ये यहाँ पे थोड़े चला रहे थे, और ज्यादातर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स थे, उनको तो पैसे मिले थे कि 2000 पर डे आपको पैसा मिलेगा, साथ में खाना पीना भी लगा। इनका रहने का इंतजाम भी कर रखा था, किसी का झुग्गी झोपड़ी के अंदर कर रखा था, किसी का कोई प्राइवेट घर के अंदर कर रखा था, किसी को यहाँ से नोएडा भेज दिया जाता था, बसें इनको नोएडा से दिल्ली लेके आती थी। ये सारी की सारी बातें इस टाइप पे सामने आ रही पब्लिक की। हाँ, कुछ आप कीजिए। नहीं, जैसे वो तो फ्री की बियर मिल रही थी सर, और बियर इसलिए मिल रही थी कि ये फिर सस्ती होती है बियर, और उसकी बोतलें इस्तेमाल करते थे टू थ्रो इट एट पुलिस एंड अदर पीपल, यू नो। ये उनका एक्चुअली काम था। और फ्री के कॉन्डोम मिल रहे हैं सर, फ्री के पता नहीं क्या क्या मिल रहा है इनको। वो सारा इतना पैसा आया कहाँ से? और जो आदमी 10-12 लाख का खाना बांट रहा था, वो एक जिहादी था, वो उसको बीबीसी जुनैद को बीबी आज फिर उसका बीबीसी में इंटरव्यू डाला उन्होंने। उनको तो मिल गया एक बंदा जो झूठ बोले और हिंदुस्तान को बदनाम करे, हिंदुओं को बदनाम करे। और बस ये झूठ तो इनकी इंस्पिरेशन मिलती है राहुल से। और राहुल गांधी बैठा हुआ है, उसको सोचता है नहीं। वो अमित शाह घबरा रहा था, वो गाड़ी में बैठ के, वो अभी डरता है यहाँ पर आने के लिए क्योंकि मैं हूं। यार, इतना बड़ा कॉमेडियन आपने कभी देखा है कि अमित शाह जैसा आदमी, जो आदमी पॉलिटिक्स समझता है उसको। हाँ, बोलिए। उदय, आप पार्लियामेंट में बात कर रहे हो, आपके फादर यहाँ पे पीएम थे, आपकी दादी यहाँ पे पीएम थी, आपके परनाना यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर थे, और आपको तमीज ही नहीं बात करने की। बिल्कुल, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि आप हिंदू हो कि मुसलमान हो, यही नहीं पता कि आप क्रिश्चियन हो। आप तो टोटल मिक्स ब्रीड बने हुए। जिस आदमी को शर्म नहीं रह गई, आप लीडर ऑफ अपोजिशन रह करके ऐसी बातें करते, फिर कहता है, मैं देख रहा था इसका प्रोग्राम, कहता है कि मेरा माइक ऑफ है। तो वहां पे जो यहाँ चेयरमैन थे राज्यसभा के, उनका माइक ऑफ है ही नहीं। आप देखिए, आपकी आवाज आ रही है, लेकिन इसमें प्रोपेगेंडा करने। नहीं, वो भी उसने झूठ बोला। वो बोलता है मेरा माइक ऑफ है। उन्होंने कहा कि कोई माइक ऑफ नहीं है, स्पीकर ने बोला कि आपका एकदम माइक ऑन है। माने वहां भी झूठ बोल के वहां पर बता रहा है कि देखो मेरा माइक ऑफ कर दिया। तो इसको लगता है झूठ बोलना ही पॉलिटिक्स है। उसको लगता है कि हिंदुओं को गाली देना, राम जी को गाली देने में ही वो सफलता है। उसे आज तक तो इनके फैमिली के मेंबर कोई राम मंदिर गए नहीं। देखिए, दूसरी बात यह आती है कि इनको लगता है कि इनका एक रूल बनता है कि ये यहाँ के प्राइम मिनिस्टर बने, क्योंकि इनके घर वाले बहुत से यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर थे। लेकिन आप में कैपेबिलिटी तो है नहीं, कोई बात नहीं। इनको लगता है कि इनको डीप स्टेट सपोर्ट करेगी, डीप स्टेट इनको किसी पीएम इंस्टॉल कर देगी, इलेक्शन तो जीत नहीं सकते। और वही हाल है केजरीवाल का। केजरीवाल दिल्ली का सीएम बन गया,
और लोगों को लगा बड़ा शरीफ आदमी है। लेकिन जब केजरीवाल के कारनामे सामने आए, जिस तरीके से उसका शीश महल सामने आया, तो केजरीवाल इलेक्शन हार गया, तो यहाँ से चुपचाप भाग गया। अब वहां से बैठ के केजरीवाल ने दोबारा से यहाँ पे चाल चली, और जितने भी ये लोग थे, क्या है, दीप के चाहे केजरीवाल, ये सब के सब एक चट्टे बट्टे हैं, यानी कि डीप स्टेट के मेंबर है, और यहाँ पे इंडिया के अंदर डिस्प्लेस करना चाहते हैं देश को। देखिए, किसी को पैसा देके अगर डीप स्टेट उसको प्रमोट करती है तो उसको तो फायदा है, उसको तो पैसा चाहिए, क्योंकि लोग पैसे के लिए बहुत कुछ कर लेते हैं। और यहाँ पे जो लड़कियां जो उल्टे सीधे गालियां दे रही थी, उनको तो पैसे मिले थे, उनका तो मतलब जो आपका इंस्टाग्राम चैनल है वो प्रमोट हो गया। और जो लोग यहाँ पे आए थे, जो दंगा फसाद कर रहे थे, स्पेशली क्रिमिनल्स को लाया गया था, उनको 2-2 हजार रुपए मिले दंगा करने के लिए, उनको साथ में पैसे मिले हैं, और खाना फ्री में मिल गया। जुनैद की बात करते हैं, जुनैद को तो जो इनकम थी वो तो 20,000 रुपए की थी, उसके पड़ोसी ने बताया, और वो डेली 10 से 15 लाख स्पेंड कर रहा था। कहां से कर रहा था? फिर एक दुबई से एक मुसलमान, जो केरला का मुसलमान है, उसने 27 लोगों को भेजा यहाँ पे, जिसकी कोई इनकम नहीं है, कोई सोर्स नहीं है उसके पास ज्यादा, 27 लोगों को दिल्ली के अंदर भेजा यहाँ पे दंगा फसाद करने के लिए और सेलिब्रेट करने के लिए। यानी कि पूरी की पूरी फॉरेन की फंडिंग थी। और जमात इस्लामी की तो बात आपने बताई दी है। जमात इस्लामी जो बांग्लादेश के अंदर है, उसका मेन हाथ था इस टाइम पे दंगे के अंदर। और जमात इस्लामी वो है जो बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं पे जिसने टारगेट किया था, इसी ने हिंदुओं को मारा था बांग्लादेश के अंदर। और जितने भी बॉर्डर के ऊपर, बांग्लादेश के बॉर्डर पे जितने भी इनके एमएलए जीते हैं या उनके एमपी जीते हैं, वो सारे के सारे बिलोंग करते हैं जमात इस्लामी को, और उसी जगह पे वो हिंदुओं को टारगेट करते हैं। लेकिन ममता बनर्जी के जाने के बाद बांग्लादेश के अंदर पीस है, क्योंकि आप अब इस तरफ से कोई भी सपोर्ट नहीं मिलती बांग्लादेश को या बांग्लादेश के जिहादियों को। लेकिन जो कुछ भी हुआ जंतर मंतर के ऊपर, ये चैप्टर अभी खत्म नहीं हुआ, ये चैप्टर चलता रहेगा। और जो जिहादी जिन्होंने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी, वो ऑर्डर तो गवर्नमेंट मानेगी, लेकिन जिन जिहादियों ने तोड़फाड़ की है, जिन जिहादियों की वजह से पुलिस वालों को चोट लगी है, उनके खिलाफ अलग से एक्शन होगा। और कोई भी इंडिविजुअल, क्या पुलिस वाला एक एफआईआर फाइल कर सकता है किसी के खिलाफ भी, जिसकी इन्वॉल्वमेंट होगी दंगों के अंदर, जिसने पुलिस के ऊपर पत्थर चलाए हैं, जिसने पुलिस की गाड़ियां तोड़ी हैं, जो पुलिस की 15 गाड़ियां तोड़ी हैं, उसका हिसाब तो लिया जाएगा। और ये लोग ये भी सोच रहे हैं कि अब हम जाएंगे यूपी के अंदर, तो साथ में योगी आदित्यनाथ ने एक संदेश दे दिया है कि दिल्ली तो ठीक है, लेकिन आप यूपी आके देखो, आपको बहुत अच्छा यहाँ पे वेलकम दिया जाएगा। चलिए देखते हैं कि जो जंतर मंतर का प्रोटेस्ट है ये तो खत्म हो गया, लेकिन उसके बाद जो उसके रिपरकशंस हैं वो तो भुगतने पड़ेंगे लोगों को, जिन्होंने यहाँ पे पत्थर चलाए, जिन्होंने यहाँ पे वायलेंस की, और जिनकी इन्वॉल्वमेंट थी क्राइम के अंदर। प्रोग्राम यहीं खत्म करते हैं। उदय शंकर, आप कुछ कहना चाहेंगे? फिर हम प्रोग्राम को यहीं खत्म करते हैं। नहीं सर, एक ही छोटा सा है, जो सत्यमेव जयते, उनकी ये जो उनको लगता है कि ये पॉलिटिक्स है, देश को गाली देना पॉलिटिक्स है, तो वो तो होने नहीं वाला। राम जी को गाली देना वो पॉलिटिक्स है, वो नहीं होगा। इनको पॉलिटिक्स पता नहीं है, ये कौन सी दुनिया में इनको नहीं समझ आ रहा। एंड आई एम श्योर जय हिंद, जय भारत।